नमस्ते। आज हम लोग सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस के आधार पर बताना चाहूँगा कि आपको यूनिट वाइज क्या पढ़ना है या किस चैप्टर को पढ़ना है या किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जनजाति समाज का समाजशास्त्र। आप प्रश्न पत्र के नाम को याद रखेंगे। जब आपकी एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है उसमें प्रश्न पत्र का नाम पूछा रहता है। और हमारे साथ क्या होता है कि हम रेगुलर छात्र होने के बावजूद भी हमें कई बार प्रश्न पत्र का नाम याद नहीं रहता है। और ये कई बार प्रश्न पत्र में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें लिखा रहता है। और कई बार देखने को मिलता है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र का नाम नहीं लिखा रहता है। तो उस स्थिति में आपको तो प्रश्न पत्र का नाम याद ही रखना है। और दो ही प्रश्न पत्र है आपका, एक जनजाति समाज ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं और जो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र है वो क्रिमिनोलॉजी से है, अपराध शास्त्र। बस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसमें अध्याय 1 या यूनिट 1 है ना, इस तरह से मैंने इसको एक यूनिट 1 है। यूनिट 1 में केवल आपका 2 अध्याय है। 2 अध्याय बस है। एक है जनजाति, इनकी अवधारणा पूछा है, विशेषताएं, जनजाति तथा जाति में अंतर या समानताएं। बस इस चैप्टर में हमको यही इसके बारे में दिया गया है। इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले भेज चुका है और ये भी लिखा है उस पे कि ये प्रश्न पेपर में आएगा, याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास केवल इस यूनिट से, प्रथम यूनिट से केवल 2 प्रश्न हैं, 2 चैप्टर हैं। और एक प्रश्न अध्याय 1 से लेगा और दूसरा प्रश्न अध्याय 2 से लेगा। अब हम इसमें क्या प्रश्न बनता है पहले बताता हूं। तो जो पहला चैप्टर है यहाँ पे, इसमें पूछा जाता है, इस चैप्टर से 2 तरह से या 2 प्रकार से प्रश्न बनता है। एक तो पूछेगा कि जनजाति का अर्थ या विशेषताएं क्या है, या डायरेक्ट पूछेगा तो जनजाति की जगह में अनुसूचित जनजाति एक ही है। जनजाति और अनुसूचित जनजाति एक ही है, कोई अलग शब्द नहीं है। अगर इसके जगह अनुसूचित जाति रहे तब थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जन नहीं रहेगा, जाति रहेगा, अनुसूचित जाति। मतलब अनुसूचित जनजाति बोल रहे हैं तो हम एसटी की बात कर रहे हैं, और अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो हम एससी की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछता है जनजाति क्या है या अनुसूचित जनजाति क्या है, इसके विशेषता या महत्व बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। दूसरा प्रश्न इस पे बनता है कि जाति क्या है या जनजाति क्या है या अनुसूचित जनजाति क्या है, इसमें अंतर बताइए, समानता या अंतर बताइए। बस ये 2 प्रश्न है। अब इस पे जो अध्याय 2 है, इस पे जो प्रश्न बनता है, ये तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ के स्तर पे, छत्तीसगढ़ की जितने भी जिलेवार जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति का एक सामान्य आप सारांश समझ सकते हैं। मतलब मूल की कितने जनजाति हैं, कौन कौन से जनजाति हैं, कितने प्रकार की जनजाति हैं, कहाँ कहाँ उनका निवास स्थान है, पूरा जिलेवार उनकी एक टेबल आपको मिल जाएगा। अभी मैंने इसका पीडीएफ आपको भेजा है, तो उससे आप जो है एक अध्ययन कर सकते हैं।
तो पूछे तो इसको पूछ सकता है, नहीं तो इसमें जो ज्यादातर प्रश्न अब तक पूछा गया है, ये तो वर्गीकरण बताना है, इसमें क्लासिफिकेशन बताना है, तो ये हो जाएगा एक भौगोलिक वर्गीकरण और एक हो जाएगा सांस्कृतिक वर्गीकरण। बस ये दो मुख्य प्रश्न इस पे बनता है ज्यादातर। या तो पूछेगा कि जनजातीय लोगों का सांस्कृतिक वर्गीकरण कीजिए या जनजातीय लोगों का भौगोलिक वर्गीकरण कीजिए, दोनों में से कोई एक प्रश्न जो है यहाँ पे मिलता है देखने को। और अगर ये दोनों प्रश्न नहीं बनाएगा तो पूछेगा जिलेवार या प्रमुख जनजाति का वर्गीकरण को। तो इसके बारे में नीचे वाले जो यूनिट 2 है, इसमें भी इसी तरह की कुछ बातें इस अध्याय में बताई गई है और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम यहाँ पे अध्याय 2 में केवल भौगोलिक वर्गीकरण और सांस्कृतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो अध्याय 3 है जो कि यूनिट इकाई 2 में है, तो इसका आर्थिक वर्गीकरण इस अध्याय में दिया गया है। तो ये जो प्रश्न आर्थिक वर्गीकरण बनेगा, ये प्रश्न जो है हमको इकाई 2 में देखने को मिलेगा। इसलिए हमको जो है विशेष करके इस जनजाति से संबंधित हमको एक तो भौगोलिक वर्गीकरण याद करना है, एक सांस्कृतिक वर्गीकरण याद करना है और एक याद करना है आर्थिक वर्गीकरण। तो हम इन तीनों में ही इकाई 1 और इकाई 2 का प्रश्न ज्यादातर हमसे बन जाएगा। तो फिर हाल मैं इकाई 1 में बात करूं तो ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को कि इस इकाई में केवल 2 अध्याय है और दोनों में से एक एक प्रश्न अथवा करके बनेगा, अर्थात 2 प्रश्न हमको इस दोनों चैप्टर से दिखाई देगा। अब चूंकि हमको तो बनाना एक प्रश्न है, तो हम अपनी सहूलियत को देख लीजिए, आपकी पढ़ने की याद करने की क्षमता को देख लीजिए कि हमको एक प्रश्न बनाना है। चूंकि इस इकाई में केवल 2 अध्याय है, तो हम जान रहे हैं कि ये दोनों प्रश्न एक एक प्रश्न दोनों चैप्टर से बनेगा। तो मुझे क्या करना है, एक ठो बनाना है, एक ठो लिखना है। तो मैं क्यों ना इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को अच्छा से तैयारी कर लूं। बात समझ में आ रहा होगा। हम ऐसे समय में आ चुके हैं जो बस 15 दिन के अंदर में हमको एग्जाम देना है और हमारे साथ अक्सर करके यही होता है कि जैसे हमको टाइम टेबल मिलता है या परीक्षाएं नज़दीक आती है, तभी हम जो है फिर पुस्तक कापी उठाना शुरू करते हैं कि अब परीक्षा आते पढ़ना चाहिए करके। बाकी पूरे जो 6-7 माह है ऐसे ही हम जो है समय निकाल देते हैं, मतलब उतना गंभीर नहीं हो पाते हैं। जैसे ही टाइम टेबल आता है हमारी हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जोरों से दिल का धड़कना शुरू हो जाता है और हमारे फिर परीक्षा परीक्षा कर दिमाग में एक तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अब ऐसे स्थिति में हम पूरे सारे प्रश्नों को याद नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप ज़्यादा दिमाग हो, आपके पास कैचिंग पावर अधिक हो, आपकी पढ़ने का तरीका अच्छा हो, तो आप सब कुछ करिए। मैं विशेष करके बात उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ज़्यादा उनको पढ़ना नहीं है। आप कम पढ़ करके अच्छे परीक्षा को क्वालिफाइड हो सकते हैं, बढ़िया आपका नंबर आ जाए। तो मैं बता रहा था कि आप दोनों को याद करेंगे, बनाना एक ठो है, तो क्यों ना आप एक ही चैप्टर को याद करिए, चाहे आप इसको याद करो या नीचे को याद करो। और इस चैप्टर में मैंने बताया कि या तो वो भौगोलिक वर्गीकरण पूछेगा या सांस्कृतिक वर्गीकरण पूछेगा या फिर छत्तीसगढ़ जिलेवार या सामान्य छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसके बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे भी मैंने 2 प्रश्न बताया, एक तो अनुसूचित जनजाति पूछेगा या तो अनुसूचित जाति के बारे में पूछेगा, दोनों में अंतर पूछेगा या समानता पूछेगा। तो अब हम किसी भी एक चैप्टर को जो हमको सरल लग रहा है, जो पढ़ने में सरल है, समझने में सरल है, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को आप तैयारी कर लीजिए और उसी में ही आपका 15 नंबर का जो एक प्रश्न है बन जाएगा। एक्स्ट्रा हमको इन दोनों को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ना है। और मैं तो अपने समय में केवल 6-7 प्रश्न याद करता था, मतलब
जो पेपर में आया है आएगा, बस उसी प्रश्न को याद करता था और कभी हमने धोखा भी नहीं खाया। और वो जो एनालिसिस है वो अपना खुद का है, मतलब किसी प्रोफेसर ने हमको नहीं बताया कि ये प्रश्न है, ये ऐसा पढ़ लेना, इसी को याद कर लेना, ये परीक्षा में। वो हमने खुद अपने आप में एनालिसिस किया और समझ में आया कि नहीं, हमको ये प्रश्न पढ़ना है, ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर हमको एग्जाम में दिखेगा। और सच में वैसा ही होता था। तो मेरा अनुमान के आधार पे है ये बातें कि आप जो है केवल इन दोनों में एक पढ़िए और आराम करिए, ज़्यादा लोड मत लें। फिर आ जाता है इकाई 2। इकाई 2 में भी केवल 2 ही चैप्टर हैं। एक जनजाति का आर्थिक वर्गीकरण है। देखिए, भौगोलिक वर्गीकरण, सांस्कृतिक वर्गीकरण अध्याय 2 में शामिल है, लेकिन चूंकि इतने में ही ये वाली चैप्टर बड़ी हो जा रही है, इसलिए इसका आर्थिक वर्गीकरण को जो है अलग से अध्याय 3 में लाया गया है या डाल दिया गया है। क्योंकि आर्थिक वर्गीकरण में जनजाति का हमको अलग अलग स्थितियां देखने को या प्रकार देखने को मिलता है। तो इस कारण से आर्थिक वर्गीकरण में अलग अलग, जैसे कि शिकारी जनजाति है ना, आप जानते हैं कि शिकारी है करके कभी कभी हमारे गांव तरफ या हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, तो हम लोग इन लोग शिकारी हैं ऐसा करके संबोधित भी करते हैं, है ना। फिर आता है खाद्य संग्राहक, चूंकि उसी में है, कोई अलग से बातें नहीं है। शिकार करके खाद्य संग्राहक के रूप में या खाद्य को जो एकत्रित करने के रूप में काम करते हैं, तो चूंकि हम सब करते हैं, लेकिन हम विशेष पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जनजाति के बारे में। तो शिकारी और खाद्य संग्राहक जनजाति। कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जो केवल घुमंतू जनजाति है, मतलब उनका कोई परमानेंट या स्थायी निवास नहीं है, इधर से उधर, वहां से वहां, इस तरह से पूरा विचरण करते रहते हैं, उनका आना जाना होता रहता है। कभी कभी हमारे आस पड़ोस भी इस तरह देखने को मिलते हैं कि बाहर के लोग या दूसरे राज्य के लोग आते हैं और इस गांव से उस गांव चले जाते हैं। इस तरह से वो घुमंतु है, घूमने वाले जनजाति हैं। उनका कोई एक विशेष या स्थायी स्रोत नहीं है, घूमने इस गांव से उस गांव, उस गांव से, इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती है। फिर आता है स्थानांतरित खेती करने वाले। ये सब आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत है ना, स्थानांतरित खेती करने वाले लोग। ऐसे खेती जो नाम से ही इसका स्पष्ट है कि स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करने की जो पद्धति है उसी को हम स्थानांतरित खेती करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हमने इसको पढ़ा भी है कि जो जनजाति की जो निवास स्थल है, निवास स्थान होती है, वो जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों के बीच या दुर्गम स्थानों में होता है। तो उनके इस जो खेती करने की जगह है वो जो है उपजाऊपन नहीं होता, क्योंकि पथरीली जगह होती है, पानी का ठहराव नहीं होता, ढलान होती, पानी बह जाती है, तो खेती करने में एक स्थायी खेती करने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि उसको जो है जो घने जंगल हैं या जो पौधे हैं उनको काट करके वहीं पर छोड़ देते हैं सूखने के लिए। और जैसे सुखाते हैं उसके बाद उसको आग जला करके राख को जो है उस तरफ फैला देते हैं। और बरसात के टाइम में जो है उसी में जो है बीज को जो है, जो भी धान है उनको बो दिया जाता है। इस तरह से कुछ 2 साल 3 साल वहां तक खेती करते हैं, उसके बाद वो जमीन बंजर हो जाती है। चूंकि जनजातियों की जो खेती करने की तरीका है वो पारंपरिक है, आधुनिक है नहीं है। मतलब पारंपरिक तरीका से खेती करते हैं, ना तो उतने ज्यादा उर्वरक खाद को उपयोग कर पाते हैं, ना कीटनाशक उपयोग कर पाते हैं, ना उपजाऊ बनाने के लिए जोताई नहीं हो पाता है। इस तरह से हम आज भी उनके खेती करने के तरीका को देखेंगे तो आज भी हंसिया से या फिर कहना चाहिए हल का उपयोग कर रहे हैं, जो गोबर खाद होती है उसका उपयोग करते हैं इस तरह से। तो 2-3 साल में जो जमीन है वो बंजर होने लगती है, मतलब फसल जो है उसमें पर्याप्त नहीं हो पाता। तो क्या होता है, उस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे स्थान को चिन्हांकित करते हैं और उस जगह उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करने की जो पद्धति है उसी को ही हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो विशेष कुछ जनजातियों में स्थानांतरित खेती करने की पद्धति पाई जाती है। उनके एक मुख्य आर्थिक एक उनका कहना चाहिए आर्थिक आधार है जिंदगी जीवन यापन करने का। फिर आता है इसमें कृषक तथा हाँ दस्तकार जनजातियां। कुछ ऐसे जनजातियां हैं जिनका मुख्य जो व्यवसाय है वो जो है खेती करना होता है, और कुछ दस्तकार कहना चाहिए तो वस्तुकला पे कुछ ना कुछ बांस से या कुछ लकड़ी से या छिन से वस्तु का निर्माण करना ही उनका मुख्य व्यवसाय होते हैं, उनके काम होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जनजाति जो छिन के जो हम लोग झाड़ू का उपयोग करते हैं, या जो जितने भी बांस के बने हुए वस्तु का, टुकनी का, सूपा का, या इस तरह के जो घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं, ये कुछ जनजाति का काम होता है। ये सारा इसका कहना चाहिए विस्तार से हमको इस चैप्टर पे मिलता है पढ़ने को। ठीक है, तो इसमें आप आर्थिक वर्गीकरण में ये सारी बातें आ जाती हैं। इसमें विशेष कौन सी जनजाति शिकारी जनजाति है, शिकार करने का उनकी तरीका क्या है, घुमंतू जाति कौन से हैं, स्थानांतरित जाति खेती करने वाले कौन से हैं। इस तरह से जो दस्तकार हैं, वस्तु निर्माण करने वाले हैं या वस्तु बनाने के लिए है, उन जातियों के नाम को याद रखना है, उनके निवास को याद रखना है। ये चैप्टर में आप देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। इसी में कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जो पशुपालक जनजाति हैं, मतलब उनका मुख्य काम पशु पालना होता है, दूध का निर्माण करना होता है। तो ऐसे कौन कौन से जनजाति हैं जिनका पशुपालन होता है, विशेष करके कुछ जंतुओं का पालन करता है, जैसे कि टोडा जनजाति होता है। तो टोडा जनजाति भैंस का पालन करने वाले जनजाति हैं। तो इसमें ये आएगा कि कौन सा जनजाति जो है भैंस पालन के करते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है, इस तरह से। तो आप इस चैप्टर में पूरा आर्थिक वर्गीकरण को हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में भी वही बातें रिपीट होती है कि हमको केवल 2 इसमें यूनिट में दिया गया है, और हम या तो 3 अध्याय को अच्छे से पढ़ लें, या तो हम जो है 4था अध्याय जनजातियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को पढ़ लें। इनमें से कोई भी एक चैप्टर को हम अच्छे से तैयारी कर लें। इसमें जो प्रश्न बनेगा, इसमें 2-3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण पूछेगा तो हमको लगभग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है, या किसी नाम को डायरेक्ट पूछ रहे प्रश्न में कि घुमंतू जाति कौन से हैं, या उसके बारे में लिखिए, उसके विशेषता के बारे में, या स्थानांतरित खेती करने वाले जनजातियों का के बारे में लिखें करके यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसी के बारे में ही लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक जनजाति, स्थानांतरित खेती करने वाले जनजाति, है ना, दस्तकार जनजाति। तो आप बहुत बड़ा देखने को लग रहा है इसमें चैप्टर जो है, अंदर में जाएंगे तो आपको जो है पैराग्राफ के हिसाब से या इस तरह से जो इनका हेडिंग है उसके अनुसार से पढ़ने में बहुत आपको आसानी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य। इसमें इन जनजातियों की जो सोशल स्ट्रक्चर है या कल्चरल जो स्थिति है इसके बारे में दिया गया है। इसमें इनके सामाजिक संगठन कैसी है, इसका संगठन का निर्माण कैसे होता है, इसके बीच स्त्रीकरण का आधार क्या है, स्त्रियों की स्थिति क्या है, और ये सामाजिक परिदृश्य हो गया। इसी में इसका सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करेंगे तो धार्मिक विश्वास आती है ना, इनकी धर्म क्या है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। इसमें कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो धार्मिक विश्वास, टोटमवाद को पूछ सकता है। टोटमवाद, व्यवहार के निषेध, कुछ इस जनजातियों में व्यवहार में निषेध पाई जाती है, और जनजातीय गाथाएं या लोक गाथाएं को भी पूछा जा सकता है। अब ये सब
क्या है, तो धार्मिक विश्वास की भिन्नता हम जानते हैं कि जो जनजातियों के बीच में दो धार्मिक है, ज्यादातर क्या है, टोटमवाद को अपनाते हैं। टोटमवाद, टोटमवाद है क्या है, तो ये जो है एक कहना चाहिए प्राकृतिक, या फिर बोलें किसी पौधे से या किसी पत्थर से, या फिर कहना चाहिए किसी इस तरह के निर्जीव वस्तुओं से या प्राकृतिक वस्तुओं से अपने वंश का उत्पत्ति, अपने वंश की उत्पत्ति मानता है, और उसके अनुसार से अपने जो धार्मिक क्रियाएं हैं या जो कर्मकांड है उसको करते हैं। ये टोटमवाद कहलाता है। फिर व्यवहार के निषेध में, तो जनजातियों में व्यवहार के निषेध पाई जाती है, जैसे कि कुछ आपको इसमें मिलेगा, परिहास नीचे में दिया गया है, ये सब बातें थोड़ा सा इसको समझिए। व्यवहार के निषेध में क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है, आप ध्यान दिए होंगे कि क्या होता है, सास या दामाद के बीच में जो निषेध व्यवहार होते हैं, या दामाद या ससुर के बीच में जो है थोड़ा सा एकदम आमने सामने, या उनके बीच उठना बैठना, इस तरह के कहना चाहिए व्यवहारों में हम कुछ न कुछ नियमों को पालन करते हैं। इसी तरह एक अगर बहू की बात करें, जेठ की बात करें, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक व्यवहार की नियम पाई जाती है कि जेठ है करके नजदीक से गुजरते नहीं है, या पास में रहते नहीं है, या उनके सम्मुख ज्यादातर इस तरह के कोई ऐसा व्यवहार या हंसी मजाक नहीं करते हैं। ये सब व्यवहार के निषेध में आएंगे, नियम में आएंगे। फिर है जनजाति गाथाएं, उनकी क्या क्या कलाएं हैं, किस तरह के उनके नाट्य है, या कहना चाहिए गीत है, या फिर उनका जो है कोई गाथाएं हैं, ये सब इनके बारे में दिया गया है। अब ऐसा बोलने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़े, ऐसा है तो फिर तो कुछ नहीं है, आप एक आर्थिक वर्गीकरण याद रखिए, या फिर आप इनके सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को याद रखिए। और धार्मिक विश्वास, टोटमवाद, इस तरह के जो प्रश्न है इसमें बार बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप जो है दोनों में से कोई एक चैप्टर को अच्छा से आप तैयारी कर लीजिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट हमने बता भी दिया है, हो सके तो मैं कल जो है और इसको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, सारी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने बना के रखा है, और उसी उसी को आप पढ़िए। लेकिन आप और कम शब्दों में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, तो इस तरह से केवल इस एक अनुमान को आप लगा सकते हैं कि हम इन दोनों में एक पढ़ेंगे और इन दोनों में एक पढ़ेंगे। फिर आ जाती है हमारी इकाई 3 के बारे में। तो इकाई 3 में क्या दिया है, तो इसमें रिलेशनशिप के विषय में, किनशिप के बारे में दिया गया है कि जनजाति के जो पारिवारिक रिश्तेदारी है वो किस तरह से है, उनके प्रकार क्या है, उनमें क्या क्या श्रेणी है ना, वर्गीकरण तथा विशिष्ट नातेदारी रीतियां, परिहार, परिहास, संबंध, माध्यमिक संबोधन, मातुल्य, पितृभंगनी अधिकार तथा सहकष्टी, नातेदारी का सामाजिक महत्व, ये सभी जो है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो पहले हम नातेदारी का अर्थ जानेंगे कि रिश्तेदारी, नातेदारी, हम सब कोई ना कोई नातेदारी से समाज में जुड़े हैं। बचपन से हमारी जो जीवन है नातेदारी के बीच में गुजरता हुआ आया है। तो नातेदारी को हम इसमें समझेंगे, फिर प्रकार देखेंगे। प्रकार में हमारा केवल दो ही प्रकार मिलता है, एक रक्त संबंधित और एक होता है विवाह संबंधित। रक्त संबंधित में जो हमारे स्वयं के ब्लड संबंधित जितने भी भाई बहन के रिश्ते हैं ये सब इसमें आएगा। दूसरा आ जाएगा विवाह संबंधित। विवाह होने के बाद बहुत से नाता रिश्ता जो है जुड़ता है, मिलता है, और ये दो प्रकार इसमें मिलेगा, है ना। फिर इसमें श्रेणियां आ जाएगी अलग अलग नातेदारी की, उसका श्रेणी देखने को मिलता है। संज्ञाएं, नातेदारी संज्ञाएं में कुछ ऐसे नातेदारी के बीच हमें कुछ आदतों को, कुछ व्यवहारों को, कुछ विशेषताओं को देखने को मिलता है, जैसे कि परिहार और परिहास और माध्यमिक संबोधन, तीनों थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। परिहार में जो है, जब कहना चाहिए कुछ रिश्तों के बीच
जब हमारे रिश्तों के बीच में किसी प्रकार या दूरियां रखा जाता है, मतलब हम दूरियां बना के रखते हैं अब कुछ रिश्तों के बीच, और उनके सामने या उनके उपस्थिति में किसी प्रकार के हम ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते जो हम अपने मित्र या फिर अपना जो कहना चाहिए संबंधी घनिष्ठता के बीच में करते हैं। मैंने पहले जैसे यहाँ पे व्यवहार के निषेध में बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बीच में हमको कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है और हम उनसे दूरी बना के रखते हैं। इसी तरह परिहास में आ जाएगा आपका हंसी मजाक करने वाली या कहना चाहिए हंसी ठठोली जो बोलते हैं करने वाले संबंध, जैसे कि नाती या क्या या नतनीन के बीच, हम दादा या दादी के बीच, नाती पोता के बीच जो हंसी मजाक की बातें होती है उनको हम समझ सकते हैं, ये परिहास के अंतर्गत आएगा। फिर माध्यमिक संबोधन में आता है कि ये माध्यमिक संबोधन में क्या है कि हम किसी रिश्ता को उसके उस रिश्ता के नाम से ना बुला करके, यदि हम उसके उपनाम या किसी अपने कोई नाम दे करके जब बुलाते हैं तो उसको माध्यमिक संबोधन कहते हैं। आमतौर पे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में विवाह होने के पश्चात अपने जो अपना पति होते हैं, हस्बैंड, उनके नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता। तो हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ उनका दूसरा नाम ले देते हैं, है ना। कुछ लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि डोकरा बोल देते हैं या डोकरी या बहेरी या बहरा, इस तरफ के हंसी मजाक में भी बोलते हैं, या है ना। या कोई अपने बेटी बेटा के नाम लेकर के उनको पुकारेंगे, है ना, कि गुड्डू के पापा, या इस तरह से कि उनका बेटी का नाम के या बेटा के नाम के, इस तरह से। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग इधर देखने को ज्यादा मिलता है ना। अपने को तो नाम लेके भी बुला दे तो भी बढ़िया है, ऐसा है। चलिए, हम मातुल्य, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर माँ की स्थान अधिक होती है या जिसको हम मातृवंशी बोलते हैं उनका है, और एक होता है इसी में मामा का, जहाँ पर या बुआ का स्थान ज्यादा महत्व होता है, उसको भी मातुल्य के अंतर्गत मामा और माँ दोनों को, इसमें कुछ प्रकार है, उसको आप देखें और उसमें जाएंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है। प्रेत भागने अधिकार सकष्टी क्या होता है, कुछ जनजाति में ऐसी नियम होती है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जब उनकी पत्नियां जो है या पत्नी बच्चे जन्म के समय, डिलीवरी के समय, जो लेडीज को जो पीड़ा होती है, जिस तरह के कष्ट उनको होता है, ठीक उसी तरह की कष्ट की एक फीलिंग जो है लड़का भी या उनका हस्बैंड भी जो है करता है, उसी तरह की कहना चाहिए उसमें पीड़ा अपने आप में भी वह महसूस करता है। इसी को बोलते हैं सहकष्टी। अपने बच्चे जन्म के समय जिस तरह से महिलाएं जो है पीड़ा सहती हैं, पीड़ा उनको होती है, ठीक उसी भांति लड़का भी जो है या उनका पति जो है उस तरह की पीड़ा को करने के लिए अपने में उस कष्ट को महसूस करता है, उस पीड़ा को महसूस करता है साथ में, तो उसको बोलते हैं सहकष्टी। फिर आता है नातेदारी का सामाजिक महत्व। ठीक, तो इसमें जो है इस जो इकाई 3 है इसमें कुछ चैप्टर जुड़े हुए हैं। एक तो नातेदारी पूछता है, यस बार बार पूछता है ना, परिहास को लेकर के, परिहार को लेकर के, और एक आएगा विवाह के बारे में। तो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, इस तरह के जो बातें हैं अच्छे से हमको समझ में आता है कि कहना चाहिए नातेदारी क्या है, विवाह क्या है। तो इसमें ज्यादा कुछ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें जो है 4 चैप्टर जो है जुड़ा हुआ है। एक जनजाति विवाह जो दिख रहा है आपको, और एक है जनजाति परिवार, और एक चैप्टर है जनजाति धर्म विश्वास एवं सांस्कृतिक परंपराएं। तो फिलहाल इसके विषय में हम कल बात करेंगे। एक थोड़ा सा देख लेते हैं जनजाति विवाह के बारे में। तो बताने की वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है, हम सब विवाह में एक दिन जुड़ेंगे, विवाह की संस्थाओं के साथ हमारी संबंध जुड़ेगा ही। तो इनका कुछ उद्देश्य देखने को मिलता है ना। जहाँ आमतौर पर जो विवाह करने का उद्देश्य जो है अलग अलग धर्म में अलग अलग बताया गया है। हिंदू धर्म में हमको अलग विवाह का उद्देश्य दिखाई देता है, ईसाई धर्म में विवाह का उद्देश्य कुछ अलग मिलता है, और इसी तरह जो है मुस्लिम धर्म में भी विवाह का उद्देश्य
कुछ दूसरा दिखाई देता है। इन सब के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। मैं खुद इस चैप्टर को या इस तरह के जो विवाह के अलग अलग धर्म में विवाह की प्रकार है उसको मैंने खुद पढ़ाया है और मेरे से ही आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए आप झूठ नहीं बोल सकते। अब विवाह के उद्देश्य और प्रकार है। फिर जनजाति में विवाह संबंधित नियम एवं निषेध है। तो ये जनजाति में क्या होता है, कुछ विशेष नियम पाई जाती है और इसमें विवाह संबंधी जो नियम है और कुछ निषेध है, वर्जित भी है कि किनके साथ विवाह होना है। जैसे कि होता क्या है, हम रक्त संबंधित के बीच विवाह नहीं कर सकते। इसी तरह जनजातियों में भी इस तरह की नियम पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर विवाह और अंतर विवाह। मतलब अब अंतर विवाह कहे जाए तो अपने समूह और अपने समुदाय के अंतर्गत विवाह होना, और अंतर विवाह बोला जाए तो अपने समूह या समुदाय से बाहर विवाह करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जाति से बाहर विवाह करना, इसका मतलब ये है कि अपने समुदाय में जो अपने रक्त संबंधित है उनके बीच में विवाह ना हो करके जो हमारे समाज या अपने समुदाय के हैं उनके बीच में विवाह का होना है। हाँ, फिर आता है जनजाति में विवाह के प्रकार। तो इसमें हमको जो है कई प्रकार देखने को मिलता है। एक विवाह, एक ही पत्नी के पति या एक ही पत्नी के पति होना, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। इसमें इस तरह की प्रथाएं पाई जाती है भाई, है ना, कि एक जो जनजाति है वो या तो बहुपत्नी, एक एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं, या फिर एक पत्नी के बहुत से पति हो सकते हैं। इसको बहुपति विवाह कहते हैं और ये बहुपत्नी विवाह होता है। इसमें भी कुछ नियम है और कि एक एक पत्नी जो है एक पति जो है कई पत्नियां रख रहे हैं, तो हो सके तो वह अपने पत्नी के साथ अपने साली को या घर में जो और बहन है उनके, मतलब उनकी पत्नी के, उनको रख सकते हैं पत्नी के रूप में या समूह में से रख सकते हैं। इस तरह के उनकी व्यवस्थाएं हैं। ठीक इसी तरह अगर एक पत्नी है, उनके बहुत से पति रखने का अधिकार है। ये एक पत्नी या तो घर में जितने भी उनके पति के भाई हैं वो सब उनके पति होंगे, या उनके रक्त संबंधित भी उनके पति हो सकते हैं, या उनके घर के जो रिश्तेदारी उनके भाई हैं लड़का के, उनके जो है वे पति लड़की के पति होंगे। इस तरह से होता है, जिसमें भातृक विवाह, भातृक आएगा और अभातृक भी होगा। मतलब भाइयों के साथ उनका पति, और अभातृक मतलब जो भाई नहीं है लेकिन वो अपने उनके रिश्ते से संबंधित है, उनके भी वे पत्नी होंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ इनमें नियम है। फिर जनजातियों में जीवन साथी के चुनाव की पद्धतियां हैं। तो जीवन साथी के चुनाव की पद्धतियां में हम इसमें जो है 8 प्रकार आपको देखने को मिलता है। अलग अलग इसमें जीवन साथी चुनने की तरीके हैं 8 प्रकार से। हिंदू धर्म में भी 8 प्रकार के विवाह करने की जो है पद्धतियां पाई जाती है या प्रकार पाए जाते हैं। इसमें भी 8 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के जो प्रकार हैं वो दोनों का अंतर है। तो इसके विषय में जीवन साथी चुनने के, इसी को कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि जनजातियों में जीवन साथी चुनाव के पद्धतियां क्या है या कितने प्रकार के हैं, लिखिए या बताइए। ये प्रश्न अलग से बार बार रिपीट होता है इसमें। फिर आता है जनजातियों में अधिमान्य विवाह और पूर्व वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंध। तो इसमें अधिमान्य मतलब जो मान्यता प्राप्त या वैधता, समाज द्वारा वैधता प्राप्त विवाह है उसके बारे में दिया गया है। और इसमें दिया गया है वैवाहिक या अतिरिक्त। तो यहाँ पे अतिरिक्त है ना भाई, बहुपत्नी या बहुपति विवाह अतिरिक्त तो हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है। तो इसकी वैवाहिक के बीच में यौन संबंध का कितना उनका सामाजिक वैधता है या मान्यता है, इसके विषय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें आप जो है 2 प्रश्न इस चैप्टर में इकाई 3 में आपको जो है 4 अध्याय है, चारों का 4 प्रश्न मिल रहा है देखने को।
अब मैं इसमें आपको केवल, आप किसी भी इस चार में से दो चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिए, उसी को तैयारी कर लीजिए, या आप विवाह को पढ़ लीजिए, या आप नातेदारी को पढ़ लीजिए, या इसके बाद जो धर्म दिया गया है और एक और चैप्टर है इसको। तो आप जो आपको इनमें सरल लगता है देख लीजिए, दोनों चैप्टर में से इसमें आपको दो प्रश्न याद करना पड़ेगा। अब दोनों में से आप नहीं चूकेंगे, कोई ना कोई एक प्रश्न आपका फंसेगा ही, और उसी प्रश्न को आपको लिखना है। तो ठीक है, धन्यवाद सभी को। आप ध्यान से सिलेबस को समझिए और उस पेपर की आप तैयारी करिए। चलिए, ओके, थैंक यू।